नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप उनको देखें, मैं पढ़ रहा था रिसेंटली कि 1200 जो गिफ्ट्स एंड मोमेंटोज हैं जो उन्होंने ई ऑक्शन पे लगा दी। ये जो RIC जो है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि रशिया चाइना बहुत कीन है, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इंडिया को इसको रीएक्टिवेट किया। 11 साल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए। आप क्वाड में हैं, आप SCO में हैं, आप ब्रिक्स में हैं, आप ऑकसस में हैं। अगर इंडिया जैसा मुल्क वो S-400 ले ले तो उस पर इतनी पाबंदियां नहीं रहती। असिया गरीब माड़े कमजोर, ठीक है, साढ़े को गलती हो गई, हम वो साढ़े पीछे पै गए, हम उसको मैनेज ना कर सके। देखना है सारा कि मोदी जी की कैसी डिप्लोमेसी। क्वाड है, ऑकस है, उनके अलाई हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो किसी हवा में बात हो रही है। पाकिस्तान की जो नेक्स्ट डोर नेबर है इंडिया, वहाँ पे जाके देखें तो आपको लगेगा कि भाई आप उन्हें गालियाँ दे लें, हिंदू कह लें, किसी को ईसाई कह लें, किसी को ज्यू कह लें, जिसको मर्जी कर लें, लेकिन वहाँ पे आपको स्कैंडल इस तरह के नजर नहीं आते। जानकारी ये है कि चीन रूस से ये कह रहा है कि भारत और चीन का त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देश के हित में है बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए काफी अहम है। उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उनके। पाकिस्तान को कभी आप टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने के चक्करों में चले जाते हैं कि एक बंदा आज जिसने कि एक गोली तक नहीं चलाई पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ, फौज का कोई बंदा जाके कोई मिलिट्री ने कोई मार्च नहीं किया इंडिया की तरफ, ना इंडिया वालों ने पाकिस्तान की तरफ। मीडिया पे जंगें हुई जो भी हुई, मगर फील्ड मार्शल बना दिए गए आसिम मुनीर साहब, तो वो बेनिफिशियरी नहीं है इसके। भारत ने पिछले दिनों जो पाकिस्तान के हवाले से बात की थी, तो पाकिस्तान, हम ये बार बार बात कह रहे थे कि एक मिनट आप यहाँ वाटर वॉर ना छेड़ें। नमस्कार दोस्तों, मल्टीपोलर वर्ल्ड होने का यही फ़ायदा है कि किसी की हेजेमनी नहीं बनी रहती। जैसे पिछले कई समय से अमेरिका जो है वो इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है, उनको मतलब कि इंडिया को वो टैरिफ वाली सिचुएशन हो या फिर किसी और तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत को धमकाने की कोशिश करता रहता है कि भाई आप जो है ना वो रशिया से ऑयल परचेज ना करें वगैरह वगैरह। लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये बेनिफिट होता है कि अगर एक कंट्री आपसे खफा हो जाता है या फिर आपको प्रेशराइज करने की ट्राई करता है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बने रहते हैं। फ्रांस भी अगर आप कहो तो उसी दिशा में चलना चाहता है। मल्टीपोलर मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक तरफ अगर पावर अमेरिका के पास है तो दूसरी फ्रांस के पास भी होनी चाहिए, इंडिया के पास भी होनी चाहिए, चाइना के पास भी होनी चाहिए, रशिया के पास भी होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हर कोई कंट्री अपने हिसाब से काम करता रहता है। अब यहाँ पर बात यही हो रही है कि RIC अब एक्टिव हो सकता है। RIC मतलब कि रशिया, इंडिया और चाइना का जो एक ग्रुप है जो ठंडे बस्ते में है वो एक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ऑप्शन इसीलिए एक्टिव किया है क्योंकि अमेरिका जिस हिसाब से इंडिया को प्रेशराइज्ड कर रहा है और इंडिया प्रेशराइज्ड नहीं होना चाहता, और हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसको क्यों एक्सप्लोर ना करें। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। क्वाड का जो समिट इंडिया में होना है, उन्हीं डेट्स में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का विजिट टू ब्रिटेन तय पा चुका है, उनकी तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन आपने तस्करा किया तो मैं फिर उसी तरफ चलूंगी। आपने कहा कि ये दोबारा से फॉर्मेट एक्टिवेट होने जा रहा है, तो उससे ज्यादा मफादात किसके वाबस्ते हैं, रशिया के, चाइना के या इंडिया के? देखिए, ये जो RIC जो है जी, ये 1996 में गालबन जी क्रिएट की गई थी जी। 1996 में इंडिया बिल्कुल ही नॉन अलाइंड किस्म की सिचुएशन में था। इट वाज नॉट एन अमेरिकन एलाय, इनफैक्ट बड़े क्लोज तल्लुकात थे विद रशिया। और अभी 2020 में जो वाकया हुआ है, वो एक दफा जो जंग हुई है वो अभी हुई नहीं थी, और चाइना के साथ भी तल्लुकात बढ़ रहे थे और तजारत बढ़ रही थी। तो उस वक्त ये RIC बनी। फिर RIC की कुछ 3-4 साल तो मीटिंग्स नहीं हुई बिकॉज वो कश्मीर वाला इशू शुरू हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर 2020 के बाद कोविड आ गया और उसके बाद भी कोई खास मीटिंग्स नहीं हुई। मगर 2000 से लेके 2020 तक कोई 20 एक मीटिंग्स होती रही हैं आहिस्ता ऑन बेसिकली ट्रेड और इस किस्म के इश्यूज के ऊपर। कोई स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर ज्यादा बात नहीं होती थी। ये रूस और चाइना ने इसको इसलिए बनाया था और इंडिया को इसके अंदर लेके आए थे ताकि इंडिया को अमेरिका की तरफ जाने से रोका जाए, उसको करीब रखा जाए अपने। उस वक्त SCO नहीं बनी थी जब ये बना था, तो और SCO जब बनी तो उसमें भी आपको याद होगा कि ओरिजिनली रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, उससे कोई इंडिया नहीं था। वो तो बाद में फिर
इंडिया भी आ गया और अब पाकिस्तान भी आ गया है और लोग भी आ गए हैं, मगर ओरिजिनली एससीओ में भी देयर वाज नो इंडिया। तो ये एक ही प्लेटफॉर्म था जहां रूस और चाइना इंडिया को अपने करीब रखना चाहते थे, और इंडिया के भी सारे हथियार वगैरह जो थे आ रहे थे फ्रॉम रशिया, बड़ी डिपेंडेंसी थी। तो आई थिंक अब RIC अब जो एक्टिवेट हो रही है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि रशिया चाइना बहुत कीन है, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इंडिया को इसको रीएक्टिवेट किया जाए, मगर इंडिया क्योंकि क्वाड में है अभी तक और ब्रिक्स में भी है और SCO में भी है, अब इंडिया को ये फिक्र पड़ी हुई है कि ये ना हो कि हम अब RIC में चले जाएं और अमेरिका गेट्स वेरी एंग्री विद अस और कहे कि ये तो बिल्कुल ही हमें छोड़ के सारे रशिया और चाइना ग्रुप्स में जा रहे हैं। बिकॉज देखिए ब्रिक्स में भी शुरू में तो इट वाज ब्राजील, रशिया जी, इंडिया, चाइना और चाइना, 4 थे, फिर साउथ अफ्रीका बाद में आया जी। अब ब्रिक्स भी इनलाज हो गई है, ठीक है ना। तो अब ये सारे ग्रुप्स जो बन रहे हैं दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। अच्छा, इंडिया इस स्टेज पे मूव कर रहा है टू द ग्लोबल नॉर्थ विद क्वाड, अच्छा, एंड नरेंद्र मोदी अलायंस विद अमेरिका जी। तो आई थिंक इस किस्म की सिचुएशन है, आपको बहुत मुश्किल हालात पे फाइट करता है कि रूस, भारत, चीन के त्रिपक्षीय फॉर्मेट जिसे RIC के नाम से जाना जाता है उसे शुरू किया जा सकता है। इसकी वकालत पहले रूस ने की और अब ऐसा लग रहा है कि बीजिंग भी इसके समर्थन में आ गया है। जानकारी यह है कि चीन रूस से यह कह रहा है कि भारत और चीन का त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देश के हित में है बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए काफी अहम है। इस बात की जानकारी सामने आई है रूसी समाचार वेबसाइट इज़वेस्टिया से बातचीत के दौरान रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुंडेको के हवाले से कहा गया है। इस बातचीत में उन्होंने ये कहा कि मॉस्को RIC फॉर्मेट की बहाली की उम्मीद कर रहा है और इस मुद्दे पर बीजिंग और नई दिल्ली से बातचीत हो रही है, यानी कि चीन और भारत से बातचीत रूस के जरिए की जा रही है ताकि फिर से इस त्रिपक्षीय संगठन को शुरू किया जा सके। रुंडेको ने कहा है कि यह मुद्दा दोनों देशों के साथ हमारी बातचीत का हिस्सा है। हम इस फॉर्मेट को सफल बनाना चाहते हैं क्योंकि ब्रिक्स के संस्थापकों के अलावा ये तीनों देश बहुत अहम साझेदार भी हैं। इंडियन हुकाम के विजिट देख रहे हैं चाइना के तवातर से, फिर ब्रिक्स की साइडलाइन पे प्रेसिडेंट शी से मुलाकात भी हुई नरेंद्र मोदी जी की, फिर हमने अजीत डोवल साहब का विजिट देखा, राजनाथ का देखा, अभी हाल ही में जयशंकर भी मुलाकात करके आए हैं वहां अपने हम मनसब के साथ, और उन्होंने इस बात की जरूरत पर जोर दिया है कि जो चाइना के साथ हमारे मामलात हैं या तनाजात हैं उन्हें वंस फॉर ऑल सॉल्व हो जाना चाहिए। इस इंटेंशन के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो वाकई इंडिया संजीदा दिखाई दे रहा है कि चाइना के साथ मामलात रिजॉल्व हो जाए। हमारे लिए भी ये प्रॉब्लम है कि हम हमेशा अमेरिका का हिस्सा तजारत करते हैं और उधर चाइना से हथियार लेते हैं और लोन्स लेते हैं, तो इसलिए हमारे लिए भी बैलेंसिंग एक्ट है। अब इंडिया के लिए भी बैलेंसिंग एक्ट है और सूनर और लेटर ये किसी न किसी स्टेज पे यूरोप या अमेरिका ये कहेंगे आपको कि आप साइड्स लें, तो फिर देखना है कि आप क्या करते हैं उस स्टेज पे। जैसे आप सऊदी अरेबिया है या इस किस्म के लोग हैं उनको भी यही कहा जा रहा है साइड्स लें, मगर क्योंकि वो फंसे हुए हैं इन एन एरिया जहाँ इजराइल इज बिग इंपीरियलिस्ट अग्रेसर, साम्राज्य किस्म की ताकत है और वो काफी डिस्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस है, वेरी पावरफुल, और वो लोग रिस्क नहीं ले सकते, उनके लिए भी बड़े प्रॉब्लम्स आगे आ रहे हैं। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न पावर की डिक्लाइन हो रही है और इकोनॉमीज की डिक्लाइन हो रही है रिलेटिवली टू चाइना एंड अदर्स, तो इंडिया हैज टू फाइंड अ प्लेस फॉर इटसेल्फ। क्या इंडिया इधर जाएगा या इधर जाएगा, पाकिस्तान इधर खड़ा होगा या उधर खड़ा होगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अफगानिस्तान ने तो फैसला कर लिया है, वो तो चाइना के साथ और रूस के साथ जा रहा है। अब आपने फैसला करना है। ईरान जो है उससे भी फैसला कर लिया कि वो चाइना और रूस के साथ जा रहा है, तो आपके ऊपर वाले सारे मुल्क जो है दे हैव ऑल डिसाइडेड। आप रूस के उप विदेश मंत्री की राय है कि इस फॉर्मेट में कमी सही नहीं लगती। इस बारे में उन्हें उम्मीद है कि देश RIC के ढांचे के भीतर काम शुरू करने पर फिर से सहमत होंगे। बेशक जब इन देशों के बीच संबंध उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो उन्हें त्रिपक्षीय फॉर्मेट में काम करने की इजाजत दे देगा, यानी कि भारत और चीन के बीच जो असहमतियां हैं उसे कहीं ना कहीं रूस पाटने की कोशिश कर रहा है, और ये इशारा भी उसी तरफ है कि अगर भारत और चीन एक कॉमन कंसेंट पर आ जाते हैं तो फिर इस फॉर्मेट की शुरुआत की जा सकती है। वहीं रुंडेको के इस बयान पर
रिएक्ट करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन, रूस, भारत सहयोग न सिर्फ तीनों देश के संबंधित हितों को पूरा कर देगा, बल्कि क्षेत्र और विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति को बनाए रखने में मदद करता है। उनका कहना है कि चीन त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रूस और भारत के साथ डायलॉग बनाए रखने को तैयार है। यानी कि रूस की पहल पर चीन की तरफ से हरी झंडी एक तरह से दिखा दी गई है। तभी चीन जैसे देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पर इस बात पर सहमति भरी है कि वो आरआईसी के लिए तैयार हैं। आरआईसी की बहाली में रूस और चीन की रुचि जो है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर की एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीनी यात्रा के बाद और बढ़ गई है। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री वांग यी और रूसी समकक्ष सर्गाई लावारोव समेत टॉप चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। लावारोव ने बीते साल कहा कि आरआईसी फॉर्मेट में ज्वाइंट वर्क पहले कोरोना वायरस के कारण और बाद में 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य गतिरोध के कारण रुक गया था। लद्दाख गतिरोध के कारण भारत चीन संबंध बेहद बुरे स्तर तक पहुंचे। बीते साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कजान में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद से द्विपक्षीय संबंधों में फिर से जान आई और तब से दोनों देश अपने संबंधों को सामान्य करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इन सब के बीच आरआईसी की चर्चा फिर से जोरों से सुनाई दे रही है।